हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अभी तक हमने आपको यह समझाया कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया, यानी अब पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। और वे दो भाग किस तरह थे, यानी पूरी दुनिया में अब लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई मतलब युद्ध छिड़ गया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और ये 1939 से लेकर 45 तक चलने वाला है। आइए देखिए, पूरी दुनिया यानी एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र एक तरफ धुरी राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। वे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कौन कौन से हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? अभी हम आपको द्वितीय विश्व तो नहीं समझा सकते, वो हम आपको भारतीय मॉडर्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका पार्ट होगा, उसके अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की क्या कहानी है। वो अपने आप में पूरी एक कहानी है, 1 से 1.5 घंटे उसमें लगेगा, तो हम आपको समझाएंगे। तो बेहतर होगा आज आप मेरे साथ ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में आमूल चूल के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह 1939 के बाद यानी 1 सितंबर 1939 के बाद क्या हुआ, आपने पिछली वीडियो में मेरे देखा कि किस तरह जो कांग्रेस है वह अपने 11 में से 8 के 8 प्रांतों में इस्तीफा दे देती है और भारतीयों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपका द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन नहीं प्राप्त करने वाले। अब भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ अनेक प्रकार के फैक्टर उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से फैक्टर हैं। राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय हेडिंग बना सकते हैं आप, भारतीय नहीं तो आप समझ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति एवं द्वितीय विश्व युद्ध, एवं द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक। इस एरा मतलब समझते ना, एरा मतलब इस एरिया को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। काल, ये पूरा समय यहाँ तक समझने का पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो भी तमीज़ से। उसका समझेंगे नहीं, उसका विश्लेषण करेंगे। कहा जाता है जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण कर लेते हैं तो लंबे समय तक आप दिमाग में रहता है। डेट तो आगे पीछे हो सकती है, ये कुछ नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था, अगस्त प्रस्ताव लाए क्यों गया, किस प्रस्ताव लाए क्यों गया, उसके अंदर है था क्या, ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, मेरा यह मानना है आप कितने भी डेट और फैक्ट रट लिए मैं किसी काम के नहीं है। जिस तरह पेपर में आने वाले टाइम में पर्सन की प्रकृति बदलेगी, तब आपको सोनू सर के वीडियो काम आएंगे। आज आप इस बात को लिख कर रख दीजिए कहीं साइड में, समझे, और मैं सारी वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। बधाई हो भारत के बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति एवं द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, यानी 1939 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। एक साथ कितने सारे फैक्टर एक साथ काम करने लगते हैं। आइए अलग अलग पक्ष को हम एक साथ सभी फैक्टर तो नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ फैक्टरों को, ताकि आगे की राजनीति किस तरह आगे बढ़ती है उसे अच्छे तरीके से मैं आपको अलग अलग भागों में तोड़कर समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या हो रहा था। आइए देखते हैं। इसी कई सारे फैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 पहले नंबर पर जो औपनिवेशिक सरकार थी, यानी अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक हुकूमत, आप ऐसे कह सकते हैं। जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही मतलब है सबका, यूरोपियन सरकार थी, एक ऐसे कह सकते हैं आप कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन देखिएगा भारतीयों ने साफ साफ मना कर दिया, और यहाँ तक उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा कि कांग्रेस के 11 में से 8 के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिया था। 28 महीने तक कांग्रेस ने सरकार चलाई थी और अंग्रेजों को चेता दिया था कि हम भी सरकार चलाने के लिए सक्षम है। कहाँ 1928 32 38 के लमसम में समझते थे कि भारतीय प्रशासन नहीं चला पाएंगे। यही कारण था कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह विफल हो जाएगा, कोई भी यहाँ मुख्य नेता नहीं है। लेकिन देखिए 11 में से 8 प्रांतों में भारत के लोगों ने 28 राज्यों में 28 महीने तक लगातार सरकार चलाकर दिखाई और कांग्रेस ने यह बता दिया कि भारत के लोग सरकार चलाने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि इसकी द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हो जाता है, 1939 से स्टार्ट हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह होगा कि औपनिवेशिक सरकार, जो औपनिवेशिक सरकार होगी, औपनिवेशिक सरकार यह चाहेगी कि भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो, भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो। लेकिन देखिएगा जो भारत के लोग हैं
वे भारतीय यानी भारत के लोग, सभी लोग, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हो, वे सभी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को मुख्य रूप से जो है लीड करती थी, यानी एक प्रकार से नेतागिरी करती थी, जिसे आप कह सकते हैं फर्रेंट लीडर थे जो कांग्रेस के ही थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपका इस युद्ध में साथ नहीं देने वाले, अगर देंगे भी तो आप एक काम कीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दीजिए। भारतीयों की मांग थी, भारतीयों की मांग थी कि पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, दे दी जाए। लेकिन देखिएगा भारतीय क्यों नहीं इनका साथ दे रहे थे? भारतीय इसलिए नहीं साथ दे रहे थे, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं साथ दे रहे थे भारतीय, क्योंकि भारतीयों को लगता था कि इस तरह जब प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो देखिए जाकर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंतर्गत यह कहा गया था कि जो भारतीय होंगे, भारतीयों को 1900 जब प्रथम विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से लेकर 1918 तक चला, उसके तहत हमें यह आश्वासन दिया गया था कि हम भारतीयों को स्वशासन पत्ति दे देंगे। लेकिन देखिएगा उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके तहत क्या लगा, अनेक प्रकार की हिंसावादी घटनाओं ने भारत में जन्म लिया और अनेक प्रकार के कानून पारित किए गए, जो काले कानून के नाम से भी जाने गए, जिसे आप जानते हैं रोलक एक्ट मतलब कानून, एक प्रकार का काला कानून भी जिसे कहते हैं। रोलक एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था? रोलक एक्ट के अंदर यह किया गया था कि कोई भी भारतीय हो, अगर किसी भी भारतीय पर अगर सरकार को शक भी होगा, उसे भी उठाकर जेल में डाल देगी। इस तरह के कानून को काले कानून, भारतीयों के द्वारा काले कानून की संज्ञा दी गई। समझ में आया आपको? तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्र। तो अब भारत किसी भी हद तक जा सकते, भारतीय किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन वे अंग्रेजों का समर्थन नहीं करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत अच्छा मौका था, और देखिएगा भारत की आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर भी बनने वाला है, ये भी एक फैक्टर बनने वाला है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था किसमें? ये भी तो बताना चाहिए, द्वितीय विश्व में कौन कौन सी महाशक्तियाँ थी जो आपस में लड़ रही थी, है ना? और जो कांग्रेस थी, यानी भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, ये किसकी डिमांड थी? कांग्रेस की डिमांड थी। किसकी? कांग्रेस। लेकिन देखिएगा कांग्रेस के अंदर भी आपको दो भाग बंटते हुए दिखाई देंगे कांग्रेस को, वो बाद में बात करेंगे। बात करते हैं मित्र राष्ट्र का और ये दूरी राष्ट्र का क्या चक्कर है। जो मित्र राष्ट्र कहते हैं आप, जब द्वितीय विश्व जब हो रहा था, किस किस के बीच हुआ? जो द्वितीय विश्व हुआ इसमें कौन कौन सी महाशक्तियाँ शामिल थी? एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। जब एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, वे कौन से मित्र राष्ट्र थे जिनके आपको नाम याद रखने हैं? अभी मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं पढ़ाया, द्वितीय विश्व जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा यकीन मानिए, इसे पढ़ने के बाद आप घटना चक्र वगैरह वगैरह जो भी आसपास की जितनी भी किताबें कोई सी भी पढ़ी आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आपका विश्लेषण कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर। समझ में आया? मैं आपको पूरे टॉपिक में ऐसा नहीं आया कि अगस्त प्रस्ताव किस डेट को आए ठाए और लिखवाए चले गए। मेरा यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा काम है आपको समझाना, ताकि आपको भविष्य में भी काम आ सके। वीडियो खोल के देखें, डाले इस पर कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति 1939 के बाद क्या हुआ, और डालेंगे तो उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा आपको कि क्या हुआ था वास्तव में, और एक्चुअल में घटना क्या थी, यानी उसकी सच्चाई क्या थी। सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया आपको? चलिए, तो भारतीय चाहते थे कि हम आपका समर्थन प्राप्त दे सकते हैं, यानी अंग्रेजों को कहते थे कि हम आपको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देना होगा। लेकिन देखिएगा उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन समय समय पर अनेक प्रकार के प्रस्ताव लाए गए। लेकिन जितने भी प्रस्ताव लाए जाएंगे, सारे के सारे प्रस्ताव का मतलब समझ जाना, एक ही मतलब होगा सबका, यही होगा कि वे किस तरह अनेक प्रकार के प्रस्ताव, चाहे अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे क्रिप्स प्रस्ताव हो, चाहे उसके बाद आने वाली अनेक प्रकार की योजनाएं हों, उन सबका एक ही प्लान होगा 1945 तक। तो कब तक? 1945 तक किसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जाए। लेकिन देखिएगा कांग्रेस ने भी, महात्मा गांधी ने यह तक कह दिया था कि अंग्रेजों, मैं आपकी लाश पर स्वतंत्रता नहीं चाहता, बस आप यह बता दो कि आप भारत कब छोड़ रहे हो। यानी महात्मा गांधी इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे। और उसी समय 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को आप भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और देखिएगा यह आंदोलन एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर किस तरह लगभग पूरे देश में फैल गया, और इस आंदोलन को अखिल भारतीय आंदोलन की संज्ञा भी दी गई। यानी यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, उसे कहते हैं, जो पूरे देश में फैल जाए उसे कहते हैं अखिल भारतीय आंदोलन। समझ में आ रहा है आपको? मैंने कहा जब मैं आपको समझाऊंगा तो सारे फैक्टर आपके क्लियर कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को बस आराम से शांति के साथ देखते रहिए और उसका नोट्स बनाते रहिए, भविष्य में जरूरत पड़ेगी। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बाद जब से आप पढ़ लेते हैं तो साइड से एक बुक रखिए और बुक को साथ साथ पढ़िए, आपको मजा आएगा। कोई सी भी एक बुक, मार्केट में इतनी सारी बुक सब एक ही डाटा देती है, समझे? अगर वीडियो को बिना देखे आप बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरा सर लीजिए कि जितना मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊँ उतना ही जाकर बुक में पढ़िए, अगर कोई नया फैक्ट मिले तो उसे नोट कर लीजिए।
कोई भी नया फैक्ट मिले, नोट कर लीजिए, समझे। इतने यहाँ तथ्य समझाते समझाते कुछ ना कुछ दिमाग से स्किप करा जा सकता है, सब चीज़ें दिमाग में एक साथ नहीं रखे जा सकते। हम देखिए जितना आपको बताते हैं शायद ही कोई कितना बताया होगा आपको, समझ में आया। यानी जोड़कर पढ़ाना, कनेक्टिविटी करना बहुत बड़ी बात होती है। इतिहास को सेपरेटेड करके कोई भी पढ़ा सकता है, 5-10 मिनट में रट के आएगा, आपको पढ़ा कर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो मेरा मानना है वो जो पढ़ाई होगी वो व्यर्थ होगी। यानी भारत किन परिस्थिति में आज़ाद हुआ आपको यही नहीं पता, तो मैंने ऐसा मानता हूँ कुछ नहीं पता आपको, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, मित्र राष्ट्र। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, यानी द्वितीय विश्व जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र थे एक तरफ, मित्र राष्ट्र, राष्ट्र मतलब समझते हो देश। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, आइए कुछ के नाम याद रख लीजिए आप। इंग्लैंड, जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन मतलब यूरोपीय, इंग्लैंड ब्रिटेन यूरोप, इंग्लैंड क्या थी, इंग्लैंड इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। तो भारत को ना भारतीय इंग्लैंड का एक ही मकसद था कि मैं किसी तरह भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर लूँ। लेकिन चाहे अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे क्रिस्त प्रस्ताव हो, या अनेक प्रकार की योजनाएं हो, सबका कार्य एक ही था कि किस तरह भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जाए। लेकिन भारतीय साथ देंगे क्या, नहीं देंगे, कब तक, मरते दम तक, और साफ बना कर दिया जाएगा। और इस तरह जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में कौन कौन था पहले इधर देख लेते हैं। इस युद्ध में पहले यूएसएसआर लड़ नहीं रहा था, जो यूएसएसआर समझते हैं रूस, लेकिन बाद में जब जापान जर्मनी यूएसएसआर पर अटैक कर देता तो इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसएसआर भी मित्र राष्ट्र की तरफ थे। यूएसएसआर समझते हो आप, यूएसएसआर इसे बोलते हैं रूस। ये लड़ाई नहीं कर रहा था, ये अपने आप को साम्राज्यवादी मानता था। लेकिन देखिएगा बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर को भी मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ा, और इसमें यूएसए भी होगा, यूएसए और चाइना भी एक साथ था, यानी दुनिया की महाशक्ति। एक तो इतने राष्ट्र थे, समझे आप। फ्रांस भी इसी में था, इंग्लैंड, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना, फ्रांस, ये सारे राष्ट्र कौन से थे, मित्र राष्ट्र। इन मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र पर बहुत अच्छे तरीके से दबाव बनाया। और इसमें कौन थे, इटली, इटली तो जानते होंगे, इटली मैप पे दिखाया था मैंने आपको, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान। जो इटली, जर्मनी, जापान है, एक और देश था, इतने नहीं, इतना इटली, जर्मनी, जापान को आप याद रख लीजिए। ये कौन से राष्ट्र, जापान, खासकर जापान। और ये कहाँ के थे, एशिया में, ये इटली, जर्मनी, जापान। तो जो जापान थे, जापान इसमें मुख्य रूप से वो डोमिनेट कर रहा था, यानी जो इनका कार्यकर्ता धरता था वो कौन था, ये था आपका जापान। और यहाँ कौन था, यूएसए या इंग्लैंड। समझ में आया बात आपको। तो ये देश आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। इनके युद्ध जैसी स्थिति नहीं, युद्ध चल रहा था। 1945 में जो यूएसए हैं उसने जापान पर, यूएसए ने जापान पर बम गिराया था। ये आपको नहीं भूलना चाहिए, है ना। परमाणु बम गिराया था किसने, यूएसए ने। किस पर, जापान पर। ये द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है। जो नागासाकी और हिरोशिमा, वो आपको भूगोल के मैप में पढ़ाएंगे आपको पूरे अच्छे तरीके से, समझ में आया आपको। चलिए उसके बाद कुछ नए फैक्टर और भी कार्य कर रहे थे, कुछ नए फैक्टर और भी कार्य कर रहे थे। इसे मैं हटा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा काफ़ी में। ये आप पूरी दुनिया की आपस में जो आपस में लड़ रही थी, कौन किसी तरफ से लड़ रहा था, कौन किसकी, मित्र राष्ट्र कौन से और धुरी राष्ट्र कौन से, ये आपसे पेपर में प्रश्न पूछाते हैं। और ये तो बहुत मामूली से प्रश्न है। आपको जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरा समझाऊंगा ना, बहुत अच्छे थे, क्या कहानी थी द्वितीय विश्व की, क्या मतलब किन कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ये पूरी अपने आप में लमसम पूरी कहानी है। पूरी जब आप मेरे साथ समझेंगे ना तो पूरे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जितना बताऊँ अभी वो याद रखिए। तो उसके बाद देखिए, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता। जो कांग्रेस थी उसको चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी दो खेमे आपको दिखाई देंगे। नंबर एक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मौलाना आज़ाद। पता ये क्या कहते थे, मौलाना आज़ाद। और दूसरे थे हमारे गांधी और पटेल वाला, गांधी और पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, 3000 करोड़ मूर्ति, गांधी जी और पटेल वाला खेमा था। जो गांधी जी थे वे हैं सोचते थे कि इस युद्ध में, जो युद्ध चल रहा था ना द्वितीय विश्व युद्ध, इस युद्ध में धुरी राष्ट्र विजयी होंगे। लेकिन देखिएगा महात्मा गांधी और पटेल ऐसा सोचते थे कि धुरी राष्ट्र विजयी होंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद कहते थे कि इस युद्ध में ब्रिटेन यानी मित्र राष्ट्र विजयी होगा और हमें उनका साथ दे देना चाहिए, और इसी संदर्भ में हमें कुछ तो प्राप्त होगा, आज़ादी तो नहीं मिलने वाली, समझे।
ऐसा मौलाना आज़ाद का मानना था, लेकिन महात्मा गांधी ने सब स्पष्ट मना कर दिया था कि हम कभी भी अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था, समझे। लेकिन आगे हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन विजय हुआ, मित्र राष्ट्र जो धुरी रास्ते में पूरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें एक फैक्टर और काम करता है, आप जिसे कह सकते हैं आईएनए इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पूरी कहानी है अपने आप में। इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र वाला, ये पूरा ये सारे फैक्टर मैं आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, यानी एक साथ राजनीति में एक साथ सक्रिय होंगे सारे फैक्टर ही। सुभाष चंद्र बोस, इनकी अपने आप में पूरी कहानी है ना। जब ऐसी महान शख्सियत हमारे देश में पैदा हुई हो तो सोचिए हमारा देश महान क्यों नहीं कहलाएगा, समझे। एक अकेला व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार होते हुए हिटलर से मिलने पहुंच जाता है और वहाँ उनसे कहता है कि मुझे यहाँ सेना बनानी है, और वहाँ ऐसा पल होता है, और वहाँ से वह जापान, सिंगापुर होते हुए भारत में किस तरह इंडियन नेशनल, यानी देश से बाहर जाकर भारत पर हमला करने के लिए, अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए बाहर एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाता है। अपने आप में पूरी कहानी है, ये मेरे साथ समझ लीजिए। जब हम आपको ये मेरे साथ समझना होगा, जब हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाएंगे तो पूरी कहानी विस्तारपूर्वक समझाएंगे, जन्म तिथि से लेकर जन्म पत्री तक। और उसके बाद मैंने सोचा है तो क्यों ना क्यों इसमें जितने भी खास पर्सनैलिटी आई हैं भारतीय इतिहास में, उनका एक अलग से समय पर वीडियो बनाया जाए, डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे अनेक प्रकार के जितने भी राजनेता हैं। क्यों, यहाँ से भी प्रश्न में पेपर में इनकी पर्सनैलिटी से भी प्रश्न पूछा जाता है, और प्रत्येक खास सभी की एनी पेशेंट की मैंने डॉक्यूमेंट्री इसमें कवर की है। अनेक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री भी धीरे धीरे कवर करूँगा। ऐसा जानने से क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास, जो भारतीय इतिहास है उसके पढ़ने के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और कहा जाता है जब किसी चीज़ का हल कहीं नहीं मिलता तो उसका हल इतिहासों में मिलता है, यानी इतिहास के पन्ने टटोलने पर, खोलने पर उनका हर चीज़ का हल दिखाई पड़ता है, समझे। इतिहास हमेशा सिखाने के लिए आता है कि ऐसा हुआ था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास हमेशा सिखाने के लिए आता है, ऐसा हुआ था और ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, उसके बाद देखिएगा यहाँ मुस्लिम लीग थी, जो एक फैक्टर और काम करने वाला है, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग यही चाहेगी कि किस तरह वह एक पृथक पाकिस्तान का निर्माण कर ले, यानी मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण हो, लेकिन देखिएगा मुस्लिम लीग अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाती है ना। मैंने कहा पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कौन सा दिवस, मुक्ति दिवस। यानी मुस्लिम लीग के अंदर कितनी खुशी थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था, और ये जो कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग थी, उसका एक पूरा चैप्टर साइड में अलग से देखेंगे। अभी तक हमने जो मुस्लिम लीग है उस पर कोई विशेष रूप से चर्चा तो नहीं की, लेकिन मुस्लिम लीग कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से पाकिस्तान की बात हुई और किस तरह, इसे भी हमने एक सेपरेटेड टॉपिक में रखा है, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। वो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा आपका, आप घबराइएगा मत, समझे। लेकिन तोड़ के आपको पढ़ाएंगे ताकि पूरा का मतलब 1-1.5 घंटे में पूरी जितने मुसलमान हैं और ये पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है। पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान का क्या मतलब है, ये पूरा पाकिस्तान, PAK पाकिस्तान, THAN पाकिस्तान। P का मतलब समझते हो पंजाब, A का मतलब समझते हो अफगानिस्तान, K का मतलब समझते हो कश्मीर, I का मतलब समझते हो, I का मतलब इंडस मतलब सिंध, S का मतलब सिंध, ये इंडस सिंध। THA इसका मतलब होता है बलूचिस्तान के लास्ट के अक्षर, यानी ये पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और पाकिस्तान का मतलब होता है पाक मतलब शुद्ध स्थान, पाकिस्तान स्थान एक प्रकार का, यानी इन क्षेत्रों को मिलाकर, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या कश्मीर हो या इंडस हो, इन 4-5 क्षेत्र को मिलाकर पूरा का पूरा एक पाकिस्तान के निर्माण की बात कही। लेकिन देखिएगा पाकिस्तान के निर्माण जो शब्द है सबसे पहले इकबाल ने दिया था, लेकिन उनकी पाकिस्तान जैसी कोई विचारधारा नहीं थी। बाद में बात करेंगे हम कि सबसे पहले मुस्लिम लीग, जब आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा आपको झलक दी, जब मुस्लिम लीग पढ़ाएंगे ना आपको तो पूरी बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान किन परिस्थितियों में पाकिस्तान बना। लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी बातें चलती रहेंगी।
समझे। तो इन फैक्टरों पर आप आज मेरे साथ आपको चर्चाएं करनी है धीरे धीरे, जितने फैक्टर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा औपनिवेशिक सरकार का एक ही मंशा रहेगी बार बार कि किस तरह 1945 तक किस तरह भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर ले, क्यों कि भारतीय इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते थे। और लेकिन देखिएगा इसी समय जब द्वितीय विश्व चल रहा था तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, क्यों जो भारत था वो एशिया के अंतर्गत आता है, जो भारत है वो एशिया के अंतर्गत आता है और जापान भी एशिया के अंतर्गत आता है, तो यहाँ कूटनीति काम करने वाली है, यानी डिप्लोमेसी काम करने वाली है। और जब डिप्लोमेसी काम करेगी तो इस समय जापान के इसी के लमसम, ताकि भारत अंग्रेज़ों का साथ ना दे, जापान के प्रधानमंत्री द्वारा एक सिद्धांत दिया गया। क्या सिद्धांत? जापान के प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई मुनरो सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया गया, एशियाई मुनरो सिद्धांत। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एशिया वाले लोग एक तरफ हो जाइए, यानी एशिया के लोगों को एक सूत्र में बांधने की ताकत जापान के प्रधानमंत्री। एक छोटा सा फैक्ट था, याद आ जाओ बता दिया। ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे जितना मैंने बताया आपको याद रखना है। यानी पूर्ति राष्ट्र राजनीति को आपको विश्लेषण आपकी उंगली पे होनी चाहिए, कहानी के तौर पर, समझे, कहानी के तौर पर आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए, आपके प्रश्न होने चाहिए। पर्सन वे नहीं जो डेट के हैं, इस दिन यह हुआ, इस दिन यह हुआ, डेट आप सारी डेट याद भी नहीं रख सकते, डेट आती भी नहीं है, एक डेट आ भी गई आपने। मैंने कहा जितना मैं फैक्ट बता रहा हूँ इनके जरिए जो भी अपने पर्सन आएंगे आप आराम से कर ले जाएंगे, जितनी भी। आप बुक खोल के देखिए ना, बुक खोल कर देखिए, आप उसमें से अगर 95 से लेकर 98% तक क्वेश्चन कर पाते हैं तो सही है, आज तो सब बेस्ट पढ़ रहे हैं आप, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, समझे। तो हम अब भारत के जो इतिहास होगा, भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक सरकार तो यह चाहेगी किस तरह भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन देखिएगा भारतीयों को खुश करने के लिए, ताकि औपनिवेशिक सरकार अनेक प्रकार के प्रस्ताव पारित करेगी। जैसे देखिएगा इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। इसके द्वारा अगस्त 1940 में 1 सितंबर 1947 को युद्ध स्टार्ट हुआ। अगस्त 1940 यानी 1940 में अगस्त 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या होता है? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह होता है कि एक प्रस्ताव लाया जाता है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे लिनलिथगो प्रस्ताव, या आपकी भाषा में उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए समझते हैं अगस्त प्रस्ताव। हेडिंग बनाइए काफी में आप, लॉर्ड लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव। हेडिंग बनाइए, लॉर्ड लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव, और राइट में लिखिए अगस्त प्रस्ताव क्यों बोलते हैं? अगस्त के महीने में आया था इसीलिए अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय मतलब लगभग राष्ट्रपति के बराबर का पद होता था। तो इस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कब आया? 8 अगस्त 1940 को। अगर आपसे एक लाइन में यह पूछा जाए कि जो प्रस्ताव था, जो अगस्त प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव क्यों लाया गया, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। भारतीयों का विकास करना इसका उद्देश्य नहीं था, भारतीयों के हित की बात करना इसका उद्देश्य नहीं था। लेकिन देखिएगा अब बराबर की टक्कर चलने वाली है। यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी होगी युद्ध के बाद। समझ में आया आपको? इस तरह के प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में क्या था वो भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। समीक्षा समझते हो आप? मतलब क्या इसमें सही था और क्या गलत था, ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया। अच्छा, पहले आपको क्या क्या याद करना है आपको? पहला कब आया? 8 अगस्त 1940 को। ये डेट आपको याद करनी है, समझे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कौन कौन से प्रस्ताव के नाम से जानते हैं इसको? अगस्त प्रस्ताव। और दूसरा नाम क्या है इसका? लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय था। और ये तो इतना कमीना इंसान था, है ना। महात्मा गांधी इस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि भारत
एक कर्जन को स्वीकार कर सकता है। कर्जन समझते हो, जिसने भारत के डबल टुकड़े कर देते, भारत का बंगाल का विभाजन कर दिया था जिसने, भारत, महात्मा गांधी कहते हैं, भारत एक लॉर्ड कर्जन को स्वीकार कर सकता है, लेकिन एक लॉर्ड लिनलिथगो को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? महात्मा गांधी और लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में एक अलग किस्सा है, मुझे एक बुक में पढ़ने को मिला था, मैंने वहाँ से पढ़ा था ये फैक्ट। यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड लिनलिथगो के बीच में एक वैचारिक टकराहट, वैचारिक टकराव समझते हैं आप, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक जो मतलब सीधे टकराहट थी, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, आप ऐसे कह सकते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो और कौन, महात्मा गांधी, यानी इनके बीच में। तो महात्मा गांधी का इस तरह का स्टेटमेंट आया था, तो बता दिया मैंने आपको, मैंने पढ़ा था। चलिए, लॉर्ड लिनलिथगो, इसके तहत क्या किया गया, आइए इसके उद्देश्य देख लेते हैं, नोट्स बनाते चलेगा। नंबर पहला यह कहा गया, पहला फैक्ट, पहला कहा गया, और जैसे यह कहा नंबर पहला उद्देश्य इसका, यानी अगस्त प्रस्ताव का भारतीयों के लिए क्या, कि संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन युद्ध के बाद। और जैसे ही ऐसा कहा, महात्मा गांधी ने सीधा मना कर दिया, हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते, है ना, पहला। लेकिन इसका प्रस्ताव को देख तो लेते हैं, क्या क्या किया गया था इसके अंदर। नंबर पहला, संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी होगी युद्धोपरांत। नंबर 2, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट, अभी समझाएंगे, डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट समझते हैं आप, डोमिनियन स्टेट मतलब भारत को जिन प्रांतों में जो भारतीय हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें जो सरकार है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी एक विशेष क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड का क्षेत्र हुआ, जैसे यूपी का क्षेत्र हुआ, इस तरह का, यानी इन्हें स्वायत्तता दे दी जाएगी। तो भारतीय हैं वे अपना प्रशासन वहाँ चला सकते हैं, बस केंद्र में जो प्रशासन रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा केंद्रीय सरकार का, यानी अंग्रेजी सरकार का। ऐसे प्रस्ताव को बोलते थे डोमिनियन स्टेट। लेकिन देखिएगा, इसकी प्रस्ताव की मांग जो की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, और नेहरू ने इस पर एक कमेंट किया कि यह प्रस्ताव उतना ही पुराना हो चुका है जितना दरवाजे की लगी हुई कील। क्योंकि आप देखिए, दरवाजे की लगी हुई कील, जब आप अंदर उसे धीरे धीरे चोट मारते हैं उस पर, उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे दोबारा नहीं अंदर डाल सकते आप उस कील को। इसलिए कह सकते हैं कि जो इस पर भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। और जैसे ऐसा कहा, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पढ़ा, तो उनके द्वारा एक कमेंट आया, टिप्पणी है, उनके द्वारा कहा गया कि यह प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, लिनलिथगो प्रस्ताव उतना ही पुराना हो चुका है एक दरवाजे की, जैसे एक दरवाजे की जंग लगी हुई थी, दरवाजे की जंग लगी हुई थी, यानी ऐसा कहा गया। और इस तरह कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। अच्छा, मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार करा? क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने की बात नहीं कही गई थी, समझे। और जब तक पाकिस्तान बनाने की बात नहीं कही जाएगी, तो तब तक जो मुस्लिम लीग होगी वो सारे प्रस्ताव अस्वीकार करती रहेगी और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। नंबर 3, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्टेटमेंट बताया मैंने, यह विचार इतना पुराना हो चुका है जितना कि एक दरवाजे की जंग लगी हुई कील, ऐसे कह सकते हैं आप। यह भी कहा गया, देसी रियासतों या रजवाड़े भी बोल सकते हैं, देसी रियासतों व ब्रिटिश इंडिया को मिलाकर मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। नंबर 4 जो इस प्रस्ताव में कहा गया,
नंबर 4, यह भी कहा गया कि जो भारतीय मतलब जो कार्यकारिणी परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद केंद्र में होती थी जो कार्य करती थी, उसमें बस एक ही हेड होगा, जो गवर्नर जनरल वाइसराय होगा वो अंग्रेज होगा, बाकी सब भारतीय होंगे। यानी भारतीयों को अनेक प्रकार की रियायत दी जा रही थी। और जब रियायत दी जा रही थी, लेकिन देखिएगा जो कांग्रेस होगी, इस यानी कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी के द्वारा इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता है, अर्थात स्वीकार नहीं किया जाता है। कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि वे इन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आप देखिए, लिख सकते हैं आप, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, अगर नहीं लिखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा आप, और आप कभी बड़ी पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकते अगर जब तक आप अपनी कॉपी में से नोट नहीं कर सकते। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है अगर आप ओनली वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में पेन नहीं है, तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इसे बंद करिए और कहीं और जाइए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सेनापति के अलावा भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब जो भारतीय थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आइए उनकी भी देख लेते हैं। भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी ये प्रस्ताव था। अब भारतीयों की प्रतिक्रिया, भारतीयों की प्रतिक्रिया एक बुक साथ साथ पढ़ सकते हैं, कोई सी भी एक बुक। वैसे इसे पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो आराम से हो जाएंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे तो यहाँ से आराम से हो जाएंगे, आराम से कर सकते हैं आप। यानी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है, जो अगस्त प्रस्ताव आया उस पर भारत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। जो प्रतिक्रिया थी, नंबर फर्स्ट, कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और जो अन्य दल थे, इन सभी ने इस प्रस्ताव को मिलकर अस्वीकार कर दिया। क्यों? अब महात्मा गांधी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने अस्वीकार इसलिए कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान बनाने की बात नहीं कही गई थी। इसलिए आपको ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस के साथ दिया था। साथ तो देना नहीं कह सकते, उन्होंने अपना हित ढूंढने का प्रयास किया और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान का निर्माण कर सकते हैं। और जब तक पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं की जाएगी तो तब तक इस तरह के जितने प्रस्ताव आएंगे सारे प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ये भारतीयों की प्रतिक्रिया थी और इस प्रस्ताव में रखा गया था, और ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। और जैसे ये प्रस्ताव आया तो उसके बाद क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। और इसमें एक बात और कही गई थी कि जो ये संविधान है, जो यहाँ संविधान बनाएंगे भारतीय, अगर वो किसी विशेष वर्ग को स्वीकार नहीं होता तो वह अलग विचारधारा अपना सकता है। यानी एक प्रकार से
पाकिस्तान बनाने की बात तो नहीं कही गई, लेकिन इशारा किया गया एक साइड से कि आप पाकिस्तान बना सकते हैं, यानी मुस्लिमों को सपोर्ट करने वाला। लेकिन देखिएगा मुस्लिम लीग भी और जो कांग्रेस भी है इसे अस्वीकार कर देती है और यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाता है। और 1941 में क्या होता है, आइए देख ले 1941 में क्या होता है। 1941 में 40 में था, तो 1941 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो महात्मा गांधी हैं। मैं आपको बताता हूँ, रामगढ़ अधिवेशन होगा कांग्रेस का एक, अब होगा 1941 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, 1940 में ही होगा ये, 1940 में 1940 में कांग्रेस का, अब कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा। 1940 में तो प्रस्ताव आया, प्रस्ताव को तो स्थगित कर दिया गया, और प्रस्ताव में उनको स्थगित कहाँ किया गया, अधिवेशन में। कांग्रेस का जो अधिवेशन बुलाया जाता था उस पर बहस होती थी बैठकर अच्छे से, और यह कहा गया, देखिए क्या कहा गया, आइए जानते हैं क्या कहा गया। लेकिन इससे पहले मैं आज आपको एक फैक्टर और पढ़ाता हूँ, देखिए अगस्त प्रस्ताव की समीक्षा। अगस्त प्रस्ताव की समीक्षा, जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव की समीक्षा। समीक्षा का यह मतलब है क्या सही था क्या गलत। समीक्षा, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि समीक्षा के अंतर्गत पहला पॉइंट आप समझ लीजिए पहले। एक सबसे पहले बार, यानी यह भारतीयों के पास पहला ऐसा मौका था जब भारत पहली बार, आप याद रखिए जब मैं आपको संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा तब भी चर्चाएं करूंगा, पहली बात संविधान बनाने की बात की गई और कहा गया, यह कहा कितनी बड़ी बात है, यह कहा गया कि संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी होगी। आप लिख सकते हैं पहली बार इस प्रस्ताव में यह बात रखी गई कि संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी होगी, यह पहली बार था, समझे। और से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यानी कांग्रेस के जितने भी आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी के, उनका असर धीरे धीरे अब दिखाई दे रहा था। और जितने भी अगला जो भी प्रस्ताव आएगा उसमें पहले प्रस्ताव की अपेक्षा अगले प्रस्ताव में हमेशा जो भारतीयों को अधिकार दिए जाएंगे वो पहले वाले प्रस्ताव की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव की पहली बार उसके बाद मैंने कहा कांग्रेस ने क्या किया है, इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें डोमेन स्टेट की बात की गई थी, डोमेन स्टेट। लेकिन भारत क्या चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। नंबर 2 लिख सकते हैं आप, नंबर दो लिख सकते हैं आप कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, समझे। उसके बाद नंबर 3 लिख सकते हैं आप, नंबर 3 मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पृथक पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी। उसके बाद नंबर 4 आप लिखिए उदारवादी लोग। जो उदारवादी लोग थे उनका यह मानना था इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। कितनी समीक्षाएं होंगी? 4 के 4 पॉइंट आपको काफ़ी में नोट करके रखने हैं। इससे बाहर पर्सन नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बुक भी इतना नहीं बताती जितना मैं आपको बता रहा हूँ। आप बुक खोल कर देखिए, जितना मैं फैक्ट पढ़ाऊंगा आपको, 1-2 फैक्ट आपको डेट वगैरह वगैरह ये तो आपको मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, जो कनेक्टिविटी होती है, समझे आप। अब अगस्त प्रस्ताव आया, आपको यह पता है कि अगस्त प्रस्ताव किस स्थिति में आया। आप यह जानते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव आया वो किस स्थिति में आया, समझे। आपका फ्रेंड नहीं जानता अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, उसको तो बस डेट पता है कि 8 अगस्त 1940 को आया, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं पता। जब तक आपको परिस्थितियाँ नहीं पता होगी तो आप मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, और जब मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो आने वाली परीक्षाओं में उत्तर कैसे कर पाएंगे, समझे। चलिए उसके बाद हमने कहा, इसके बाद चलिए ये अगस्त प्रस्ताव ना, अगस्त प्रस्ताव जो कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा, रामगढ़ अधिवेशन। अच्छा, रामगढ़ कहाँ है? रामगढ़ आप ढूंढेंगे नक्शे पे में नहीं मिलेगा आपको। रामगढ़ अभी बताएंगे सर आपको रामगढ़ है कहाँ। रामगढ़ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? रामगढ़। अच्छा, रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। GH के लिख दूँ, झारखंड। अधिवेशन कब हुआ है? 1940 में। किसका अधिवेशन? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना आज़ाद, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्यों जरूरी है अधिवेशन? क्योंकि ये वह अधिवेशन था जिसके अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यानी एक प्रकार के अधिवेशन थे, बैठक थी एक प्रकार की, बुलाई गई और चर्चा की गई इस पर, और पूर्ण रूप से कांग्रेस के सभी सदस्यों ने मत डालकर इसे
अस्वीकार करार दे दिया कि हम इसे नहीं अपनाना चाहते, समझे। आप ऐसे कह सकते हैं। अध्यक्ष कौन थे इस टाइम इसके? मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद। किसके? रामगढ़ अधिवेशन के। कहाँ था ये? झारखंड में। लोग महाराष्ट्र में बताते हैं, लेकिन मेरा सही मानना है जो रामगढ़ है वो झारखंड में है, समझे। तो अध्यक्षता कर रहे थे इस अधिवेशन की मौलाना आज़ाद। और कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो अगस्त प्रस्ताव था, कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या कर दिया गया? अस्वीकार। लेकिन देखिएगा, अब महात्मा गांधी खाली भी तो नहीं बैठ सकते थे, तो उनके द्वारा अब एक नई रणनीति तय की जाएगी और एक नया शब्द लाया जाएगा, नया शब्द लाया जाएगा। और महात्मा गांधी यहाँ भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार सत्याग्रह शब्द का व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। सत्याग्रह, और वो भी ऐसा वैसा सत्याग्रह नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। या सत्याग्रह का क्या मतलब? सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्याग्रह। और यहाँ कहा गया कि आप पहले डेट और टाइम, यानी कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे उनको कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, समझे। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये आपको नाम बताएंगे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह तो समझ लीजिए। इसी अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की आगे की रणनीति तय होगी। और यह कहा गया कि अब जो महात्मा गांधी हैं वे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले हैं। और सत्याग्रह, अब हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का यह मतलब होता है कि आप सरकार के खिलाफ सत्य के प्रति आग्रह करेंगे और सत्य के लिए आवाज़ उठाएंगे और अपनी गिरफ्तारी एक विशेष स्थान पर रैली निकाल कर देंगे। इसे बोलते थे सत्याग्रह, समझे। तो मैंने कहा अब महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। का प्रयोग किया गया। और देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही समझते हैं आप? जो सबसे पहली बार रैली निकालेंगे और रैली निकालकर अपने मुद्दे निर्धारित कर लोगों को लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे। लेकिन देखिएगा, अभी इसी समय कुछ लोगों का कमेंट आता है, BR अम्बेडकर का, अनेक प्रकार के लोगों का कमेंट आता है और कहते हैं कि महात्मा गांधी इस समय जब आंदोलन अपना पीक पर है, आंदोलन द्वितीय विश्व जब पीक पर है, तो इस समय महात्मा गांधी आगे से खेलने जा रहे हैं। लेकिन देखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यह रणनीति स्टार्ट की गई। तो ये आंदोलन 1-2 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ सबसे पहले। और देखिएगा, इसमें धीरे धीरे 15,000, यानी अंग्रेज़ों के यहाँ जेलें भी फुल हो गई। जेलों में लोगों को रखने के लिए जगह नहीं थी, समझे। इतने लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत की विनोबा भावे ने की। विनोबा भावे की मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ाऊंगा। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, आपको याद रखना है। कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे, समझे। और इन्होंने पहले गिरफ्तारी दी। और दूसरे जो सत्याग्रही थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे नंबर के थे ब्रह्मदत्त। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, समझ में आया आपको। जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था। पहले का तो नाम आपसे जरूर पूछा गया था, पहले दूसरे तीसरे का नाम जो आपसे जरूर पूछा गया था, ये सत्याग्रह थे। और इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, जो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, आप अपने हिसाब से नोट बनाते चलिएगा। क्यों? आपको पूरी कहानी इस तरह नहीं लिखनी, आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने होंगे। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, किस जो शुरुआत हुई, यह कुछ ही चंद लोगों से शुरू हुआ था। लेकिन देखेगा धीरे धीरे इसमें 15 से 20 हज़ार लोग जुड़ते चले गए इस आंदोलन से इतने लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए।
लेकिन देखिएगा मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। इसी समय क्या होगा, 19 यूएसएसआर, इसी समय यूएसएसआर 1941 में 1941 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसमें यूएसआर शामिल हो गया। जो जापान है ना, जापान नहीं, जर्मनी के द्वारा यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया गया। ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी जर्मनी के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। और जो यूएसएसआर था वो साम्राज्यवादी हितों का था। जब इस पर आक्रमण कर दिया गया तो अब इस युद्ध में यानी जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के साथ अब यूएसएसआर शामिल हो जाता है, क्योंकि जो जर्मनी था वो जापान के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था, समझे। तो इस युद्ध में यूएसएसआर यानी रूस भी शामिल हो गया। और जैसे ही रूस शामिल हो गया और जो इसका आंदोलन, जो युद्ध था, उसकी पूरी रणनीति चेंज हो जाती है। और उसके बाद देखिएगा इस समय जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में कौन, इंग्लैंड के द्वारा यह दबाव बना जाता है भारत पर, अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज लॉर्ड लिनलिथगो पर यह दबाव बना जाता है कि आप जाइए, किसी तरह अनेक प्रकार के प्रस्ताव लाकर अब भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है। हमारे पास सैनिकों की, यानी ब्रिटेन पूरी तरह उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि युद्ध होते होते लगभग 2 से 3 साल बीत गया था। और युद्ध में जो क्षति हुई थी और जो आर्थिक नुकसान हुआ था उसे ब्रिटेन झेल नहीं पा रहा था, आप ऐसे कह सकते हैं। यानी ब्रिटेन को अधिक मात्रा में क्षति हुई, और जैसे ही क्षति हुई तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहेगा। और भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रस्ताव आएंगे। अभी अगस्त प्रस्ताव आया, हमने उसकी समीक्षा की, व्यक्तिगत सत्याग्रह गया महात्मा गांधी के द्वारा, सारे के सारे नेताओं को बंद कर दिया जाएगा। बस महात्मा गांधी नहीं थे, अभी महात्मा गांधी बाहर थे। लेकिन देखिएगा अब 1941 तक का समय आया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब आने वाला है क्रिप्स प्रस्ताव, एक नया प्रस्ताव आने वाला है, क्रिप्स प्रस्ताव। अब इसके बाद हम समझेंगे क्रिप्स प्रस्ताव, उसकी कहानी थोड़ा बाद में। धन्यवाद। जय हिंद।